Okay, now yesterday we studied about displacement reaction. Okay, displacement reaction. What is displacement reaction? When an element displaces another element from a compound and takes its place, it is called displacement reaction. Okay, clear, simple. Now here is another type of reaction. Right next is double displacement reaction. Double displacement. Next is 1.2.4, that is double displacement reaction. Okay, double displacement reaction. Now this is also a displacement reaction, just like we studied simple displacement reaction. What happens here is that there is two displacement taking place, double displacement. Okay, that means two displacement, and there are two compounds. And in both of them the elements are displacing each other. Okay, पहले हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, उसमें क्या हो रहा था कि A जो है अगर वो किसी दूसरे इससे X से रिएक्ट कर रहा था तो वो A के खुद उसके साथ जुड़ जा रहा था और दूसरे एलिमेंट जो था उसको जो है वहाँ डिस्प्लेस कर दे रहा था. ठीक है, अब मान लीजिए कि दो कंपाउंड है, दोनों में एक एक एलिमेंट जो है जो एक दूसरे का जगह ले लेते हैं. यहां तो सिर्फ ये जाके जगह ले रहा था, लेकिन उसी तरह अगर दूसरा एलिमेंट भी इसकी जगह आके ले लेता है, समझ गए, सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट. यानी ये यहां से यहां चला जाता है और ये यहां से यहां चला आता है. लाइक वी विल सी थ्रू एन एग्जाम्पल, it will become more clear to you. Like suppose we take sodium sulfate Na2SO4 plus, right, BaCl2, barium chloride. Now this forms barium sulfate plus sodium chloride. हाँ, but to balance it, it is 2 NaCl. Now, here what we are seeing, there are two compounds. एक कंपाउंड में यहाँ एलिमेंट है सोडियम, ये क्या कर रहा है, ये इसकी जगह यहाँ चला जा रहा है और ये बना रहा है NaCl. और दूसरी तरफ जो बेरियम है यहाँ, वो इसकी जगह चला आ रहा है, ये बना रहा है बेरियम सल्फेट. कैन यू सी, दोनों कंपाउंड के दो पार्ट है. ठीक है, तो ये मेटल जो है जाके इसकी जगह ले रहा है, जो कि क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये खुद जाके क्लोरीन से जुड़ जा रहा है और सोडियम क्लोराइड बना रहा है. और बेरियम जो कि क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, ये जाके सल्फेट ग्रुप के साथ जुड़ जा रहा है, इसको हटा के, तो ये बेरियम सल्फेट बन जा रहा है. दोनों में इंटरचेंज हो जा रहा है. और इसको इस तरह से, हाँ, एरो जो है 1 मिनट, इसको बेहतर है थोड़ा सा.
सी सोडियम यहाँ चला जा रहा है और ये उठ के यहाँ चला रहा है। देखिए इस डायग्राम से आपको सीधा क्लियर हो रहा है। हाँ, लाइक दिस। सो देर आर टू डिस्प्लेसमेंट, एक ये इसको यहां जा रहा है और ये भी यहां आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ये सोडियम यहां चला गया बेरियम की जगह, तो क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। ओके, और ये बेरियम इसकी जगह आ गया, तो क्या बन गया? बेरियम सल्फेट। इसी तरह एरो से दिखा लीजिए उसको। जैसे एरो मार्क है, देखिए डायरेक्शन देखिएगा ठीक से, तब क्लियर होगा। हाँ, ओके। सो दिस सोडियम इट इज गोइंग हेयर, इसको हटा दिया, धक्का मार दिया, तो यहां सोडियम आ गया, क्या बन गया? NaCl। और यहां फर्स्ट में बेरियम ने इसको धक्का मार दिया, तो यहां से सोडियम चला गया, बन गया बेरियम सल्फेट। तो दिस इज जस्ट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, but there are two displacement taking place, so we call it double displacement reaction. You can write, है ना? It is very clear, there is nothing to explain in this, just it is a displacement, but there are two displacement taking place, so it is called double displacement reaction. Okay, now in this, right, when सोडियम सल्फेट, अच्छा यहाँ नाम भी लिख लीजिएगा नीचे, लिख लीजिए, when सोडियम सल्फेट लिख लीजिए, when sodium sulfate reacts with barium chloride, it forms
सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। ओके, अब देखिए इस रिएक्शन को हम डिटेल में देखें अगर, ये दोनों क्या है, आयनिक कंपाउंड्स, बोथ आर आयनिक कंपाउंड्स। इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं Na प्लस SO4 प्लस Ba प्लस प्लस Cl माइनस गिव्स Ba प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस प्लस 2Na प्लस Cl माइनस। एक्चुअली दीज आर आयनिक कंपाउंड्स। इनको अगर आयनिक फार्मूला में हम लिखते हैं तो ये सोडियम सल्फेट जो है, इट इज सोडियम आयन एंड सल्फेट आयन। दो आयन से मिलकर बना है, सोडियम आयन से और सल्फेट आयन से। चार्ज बैलेंस करने के लिए हमने नंबर उसका वो किया है। उसी तरह बेरियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो अब हो क्या रहा है कि ये आयन्स का एक्सचेंज हो जाता है। ये आयन जो है इस आयन को हटा के यहाँ चला आता है और ये आयन जो है इसको हटा के यहाँ चला जाता है। ओके, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया। तो आयन जो बेरियम आयन है वो सल्फेट आयन से आके जुड़ गया तो बन गया बेरियम सल्फेट, और सोडियम आयन जो था वो क्लोरीन आयन से जुड़ के आगे जुड़ गया तो बन गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, दीज आर आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आयंस से बना हुआ है, तो आयंस एक्चुअली एक्सचेंज हो जाते हैं। लिख लीजिए, बोथ फुल स्टॉप बोथ द reactants are ionic compounds, ठीक है। इसको लिख लीजिए इस तरह से, ये जो नीचे आपको लिखा है ध्यान से देखिए, लिखिए प्लस कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है। हाँ, ओके, ठीक है, राइट। नेक्स्ट लाइन लिखिए, सच रिएक्शंस in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reactions. Double displacement
रिएक्शंस। अंडरलाइन कर लेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए बेसिकली इन रिएक्शन में क्या होता है कि आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। ओके, आयंस का एक्सचेंज। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, सिर्फ एक आयन जाके डिस्प्लेस कर रहा था, वहां भी यही होता है, आयंस होते हैं, तो एक आयन जाके दूसरे आयन को हटा रहा था उसकी पोजीशन से और उसका जगह ले रहा था। आप पूछ सकता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, इस तरह से ऑप्शन आपको खाली। हाँ, यस 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 डेफिनेटली। हालांकि इतना डेप्थ में भी नहीं पूछना चाहिए, बीपीएससी में नहीं पूछना चाहिए, हाँ, बट ठीक है, हाँ, बट एनीथिंग कैन बी आस्क्ड सीइंग द नाउ। सब है लेकिन आपको उतना डिटेल नहीं लिखवाया गया था टू सेव टाइम। सब है नोट्स में, ऐसा नहीं कि हमारे नोट्स से बाहर है, बट आपको उतना डिटेल नहीं लिखवाया गया था टू सेव टाइम, क्योंकि आप लोग टाइम को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं। हाँ चलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो आपको क्लियर हो गया व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं और बेसिकली आयंस का ही होता है, ठीक है। तो एक आयन जाके दूसरे आयन को वहां से हटा देता है और दूसरा आयन जो है आके पहले आयन की जगह ले लेता है, इस तरह से एक्सचेंज होता है। आपको आयनिक फॉर्म में भी लिख के एक्सप्लेन कर दिए कि सोडियम आयन जो कैटायन है ये इस कैटायन की जाके जगह ले लेता है और ये आके इसकी जगह ले लेता है, तो बन जाता है उल्टा बेरियम सल्फेट और यहाँ सोडियम क्लोराइड। हाँ हाँ हाँ, इतना, हाँ नहीं, आपको जस्ट पूछेगा ये रिएक्शन अगर है तो इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो आपको लिख देना डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है देख के। हालांकि इतना भी नहीं पूछेगा, इतना ज़्यादा पूछेगा तो कौन पास करेगा। आइए, तो नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स टू फॉर्म। तो यहाँ भी क्या होगा, इसी तरह से ये इसकी जगह ले लेगा जाके और ये आके इसकी जगह बैठ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। दिस इज लेड नाइट्रेट दिस इज पोटेशियम आयोडाइड। हैं, हाँ सिंगल टी होता है।
ऐसे इसका बैलेंस्ड रिएक्शन लिखेंगे तो थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। बैलेंस्ड रिएक्शन, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही लिख लीजिए। हाँ नहीं आएगा आपको, जस्ट आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लेड चला जाएगा इसकी जगह, ये आ जाता है इसकी जगह, बस इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इससे ज़्यादा आपको नहीं इसमें जानना है, उलझना नहीं है ज़्यादा। आईआईटी वालों को उलझने दीजिए, आपके काम का नहीं। ओके, सो लेड नाइट्रेट पोटेशियम, तो यहाँ क्या है, ये भी इसी तरह आयनिक कंपाउंड है, लेड और नाइट्रेट आयन है और पोटेशियम और आयोडाइड आयन है, तो ये जाके इसकी जगह चला जाता है, तो लेड आयन जो है जाके आयोडाइड आयन से जुड़ जाता है और पोटेशियम आयन जो है आके नाइट्रेट आयन से जुड़ जाता है। ओके, लिख लिए। ओके, सो दिस इज ऑल यू हैव टू नो अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट, बाकी इसमें कुछ अलग नहीं है, दिस इज जस्ट सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट टॉपिक 1.2.5, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये होते हैं केमिस्ट्री में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट आया जब हम रिएक्शन स्टडी करने लगे केमिस्ट्री डिटेल में, तो ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, आप जो है ऑक्सीजन वर्ड से बना, ऑक्साइड वर्ड से बना है, ऑक्सीडेशन ऑक्साइड का आपको नाउन बना दिया गया है। तो इसका मतलब है कि जब कोई एलिमेंट अपना ऑक्साइड बनाता है यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो वी कॉल दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन, वेरी सिंपल। ओके हैं, हाँ लिख लीजिए, इफ ए सब्सटेंस gains oxygen during a reaction, it is called oxidation। फुल स्टॉप। और इसका उल्टा क्या है, लिख लीजिए, इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, LOACS, हाँ इसमें डबल ओ आएगा ही नहीं, लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, it is called reduction। ठीक है, तो ऑक्सीजन जब ऐड होता है तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जब निकल जाता है तो हम उसे कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन जब ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन चला गया तो रिडक्शन। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, जैसे सबसे पहले कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है कॉपर ऑक्साइड।
ठीक है, दिस इज व्हाट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन लिख लीजिए यहाँ, ऑक्सीडेशन। और हाँ, कॉपर ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। उधर लिख लीजिए ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो आपने हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब इस कॉपर ऑक्साइड पर अगर आप हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो फिर से ये कॉपर और वाटर मिल जाता है। ये जो कॉपर ऑक्साइड बना, इस पर आप हाइड्रोजन गैस पास की तो फिर से ये कॉपर बन गया और ऑक्सीजन अपना लूज कर देता है, हाइड्रोजन से जाके जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसका ऑक्सीजन चला गया, इसका ऑक्सीजन चला गया इसको छोड़ के। लिख लीजिए, प्लस H2, यहाँ भी हीट होगा, ओके। तो ऊपर आप देख रहे हैं कि कॉपर पर हीट करके ऑक्सीजन पास किए तो कॉपर ऑक्साइड बना दिया, और इसी कॉपर ऑक्साइड पर जब गर्म है उस पर हाइड्रोजन गैस पास किए तो फिर से वो अपना कॉपर के फॉर्म में आ गया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन से जुड़ गया जो, तो यहाँ रिडक्शन हो गया कॉपर ऑक्साइड का। ओके, तो आप देख लिए दोनों रिवर्स देख लिए, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्साइड बन रहा है तो ऑक्सीडेशन बोल दिए। इसका जब ऑक्सीजन लूज हो जा रहा है तो सिंपल एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन लूज कर दिया तो हो गया रिडक्शन। ठीक है, लिख लीजिए H2, मॉलिक्यूल गैस रहता है तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में H2 के फॉर्म में रहता है। गैस हमेशा रहेगा या नेचुरल नेचर में एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में, गैस हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, तो जनरली O2 है, H2 है, इस तरह से रहता है। लिखिए, गैसेज आर ऑलवेज प्रेजेंट गैस ही नहीं, कोई भी चीज़ होता है मॉलिक्यूल के रूप में ही होता है। इन मॉलिक्यूलर फॉर्म लिख लीजिए, एज मॉलिक्यूल्स। देखिए, हर चीज़ रहता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में। अब जब आप H2O लिख रहे हैं, CuO क्या है, ये तो मॉलिक्यूल ही ना है। CuO मॉलिक्यूल है जिसमें कॉपर एटम और ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ है, यहाँ कॉपर ऑक्साइड, तो H2O है, तो H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 हाइड्रोजन का एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम, ये मॉलिक्यूल की तरह। पानी जो आप पी रहे हैं एक्चुअली इस मॉलिक्यूल को आप पी रहे हैं, ठीक है। तो गैसेस जो हैं वो मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करती हैं, तो वो एक तरह जुड़ी रहती हैं स्टेबल होने के लिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, तो ये इसको आप सांस में लेते हैं, मॉलिक्यूल को, एटम नहीं आप लेते हैं सांस, मॉलिक्यूल को हम एक्चुअली सांस में लेते हैं, यूज़ करते हैं। नेचुरल फॉर्म जो है मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, तो रिएक्शन हम मॉलिक्यूल, क्योंकि आप गैस को ले रहे हैं ना, उसका एटम तोड़ के थोड़े ले रहे हैं।
हाँ लिख लीजिए। When copper is heated, when copper is heated in presence of air, it forms copper oxide, which deposits over copper and appears black. Full stop. When hydrogen gas is passed over heated copper oxide, comma, it converts to copper again. Converts to copper again. Full stop. Thus, the color changes from black में अंदर लिख लीजिए कॉपर ऑक्साइड क्लोज ब्रैकेट टू ब्राउन कॉपर ब्रैकेट में। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास तांबे का एक कोई बर्तन है, ठीक है, ग्लास है, बॉटल है, उसको अगर आप खुली हवा में हीट करते हैं अगर तो उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग फॉर्म हो जाता है। वो ब्लैक कलर क्यों हो जाता है? क्योंकि कॉपर जो था वो हवा से रिएक्ट करके ऑक्सीजन से कॉपर ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, जिसके कारण जो तांबा का जो भी सामान है वो ब्लैक दिखने लगता है, क्योंकि ब्लैक कलर का कोटिंग कॉपर ऑक्साइड का कोटिंग उस पर बन जाता है। ओके, अगर उसे आप गर्म करके दोबारा उस पर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो फिर से वो ब्लैक कलर चला जाता है और ब्राउन कलर ओरिजिनल तांबे का कलर आ जाता है, क्योंकि जो कॉपर ऑक्साइड था वो फिर से रिड्यूस होके कॉपर में बदल जाता है। समझ में आ गई बात? जब कॉपर को गर्म किया हवा में तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड, ये ब्राउन था कलर में, अब होके ब्लैक बन गया। ठीक है, इसको जब हमने गर्म करके फिर हाइड्रोजन गैस पास किया तो फिर से ब्लैक से ब्राउन कलर हो गया, ओरिजिनल कॉपर आ गया, उसका ऑक्सीजन चला गया, तो रिडक्शन। ठीक है, लिख लीजिए। द टू रिएक्शंस, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, द टू रिएक्शंस इसको नंबरिंग कर दीजिए, नंबर 1 नंबर 2 पीछे पेज पर, इसको नंबर 1 कर दीजिए फर्स्ट वाले को, और इसको नंबर 2 कर दीजिए। यहाँ लिख लीजिए आइए आगे। हाँ, द टू रिएक्शंस नंबर 1 एंड नंबर 2
are examples of oxidation and reduction ओके क्लियर हो गया। तो सीधा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब क्या है कि जब ऑक्सीजन गेन करता है तो दिस सच रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, व्हेन ऑक्सीजन इज लॉस्ट इट इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके यहां देख रहे हैं आप ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्साइड बना रहा है, इट इज ऑक्सीडेशन। यहां ऑक्सीजन चला जा रहा है तो इट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, अब यहां हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इससे तो जा रहा है लेकिन हाइड्रोजन में तो जुड़ जा रहा है। हाइड्रोजन में ये कहां जाके जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि इसका तो रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन चला गया, लेकिन इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। समझ में आ रही बात? एक ने अपना ऑक्सीजन लूज किया तो दूसरे ने तो गेन किया ना। इसने अपना छोड़ दिया तो इसने पकड़ लिया उसको, तो इसका रिडक्शन हो गया लेकिन इसका ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गेन किया ना ऑक्सीजन। समझ में आएगा? तो यहां क्या हो रहा है, दोनों चीज एक साथ हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। एक चीज, एक कंपाउंड जो है उसका रिडक्शन हो रहा है, ये अपना ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, और दूसरा जो है वो ऑक्सीजन को ले रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब दोनों रिएक्शन साथ में होते हैं तो वी कॉल इट रिडॉक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, दोनों एक साथ होता है। ठीक है, लिख लीजिए। ड्यूरिंग रिएक्शन नंबर 2 copper oxide is losing oxygen so it is getting reduced, so it is being reduced, it is being reduced, full stop. The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. In full stop. In other words, comma, one reactant gets reduced while the other gets oxidized. During the reaction. Full stop. Such reactions are called
Such reactions are called ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन डैश OXI होता है ऑक्सीडेशन, कट कीजिए उसको, OXI DATI, ऑक्सीडेशन डैश रिडक्शन, सुधार लीजिए सब जगह। हाँ, जहाँ भी ऑक्सीडाइज्ड आप लिख रहे हैं तो सब जगह आई ही होता है, जब खाली ऑक्सीजन आप लिखेंगे तब वाई रहता है। ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन में वाई होता है, बाकी हर जगह आई हो जाता है। चलिए आगे से ध्यान रखेंगे। हम लिख रहे थे या नहीं ध्यान दिए? चलिए लिखिए। Such reactions are called oxidation dash reduction, oxidation reduction reactions और redox REDOX, redox reactions। शॉर्ट में आजकल हम लोग एडवांस हो गए हैं तो रिडॉक्स खाली कह देते हैं। ठीक है, पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहा जाता था पूरा नाम। अंडरलाइन कर लीजिए दोनों वर्ड्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी और रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो जब दोनों एक साथ चीज़ें हो रही हो, यानी कि एक तो ऑक्सीडाइज हो रहा हो और दूसरा रिड्यूस हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कहते हैं या रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं शॉर्ट में। अब यहाँ देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में इस रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो यहां तो रिडक्शन हो रहा है लेकिन यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल है किसका? रिडॉक्स रिएक्शन का। लिख लीजिए देयरफॉर, सिंबल देके, हाँ इस रिएक्शन को लिख लीजिए, CuO प्लस H2, हाँ इन हीट becomes Cu plus H2O, Cu plus H2O is an example of oxidation reduction और redox reactions। ओके, इसको इस तरह से आप लिख ले सकते हैं,
ओके, और कुछ रिएक्शंस लिख लीजिए एग्जाम्पल। तो सिंपल है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन छूट जाता है तो रिडक्शन हो गया। क्लियर है इसमें? हाँ, क्या लिखती है सर? यहाँ भी क्या हो रहा है? इसको लिखे। हाँ, उससे अभी मतलब नहीं है। ठीक से, इधर 3 प्रोडक्ट है, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। हाँ, क्लोरीन गैस, हाँ। चलिए लिख लिए, आगे लिखेंगे, एक पॉइंट नोट में लिख लेंगे। burning, simple burning of anything is an example of oxidation. Example of oxidation.
जब भी कोई चीज़ बर्न करती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, ऑक्साइड बनाती है, पढ़ा है आपने पीछे। तो ऑक्साइड बनाने का मतलब क्या रिएक्शन हो गया, क्लियरली इट इज ऑक्सीडेशन। क्योंकि क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो जल के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो वो ऑक्सीडेशन हो गया। बर्निंग इज ऑक्सीडेशन। तो इतना ही आपको जानना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। क्या होता है ऑक्सीडेशन में, आपको पता चल गया, ऑक्सीजन अगर ऐड हो जाता है ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन लूज हो जाता है तो रिडक्शन हो गया। दोनों एक साथ हुए तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे 1.3। हाँ लिखिए, रिएक्शन नहीं है, लिखिए 1.3, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस effects of oxidation reactions in everyday life। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखिए, ऑक्सीजन जो है आपको पता है एयर में ऑक्सीजन है, कितना है 21% रफली। तो आपके चारों ओर एयर है, हर चीज़ के चारों तरफ क्या है, एयर है। एयर कहाँ नहीं है, कोई ऐसी जगह है जहाँ एयर नहीं है, एवरीवेयर। और हर जगह एयर है मतलब क्या है, उसमें ऑक्सीजन भी है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन से आपने देखा कि बड़ी जल्दी कोई भी चीज़ रिएक्ट कर जा रही है। आपने इतने रिएक्शंस ऑक्सीजन ये सब देखे, तो आपने देखा कि ऑक्सीजन से कोई भी चीज़ बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाता है, तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन के हमारे आम जिंदगी में क्या प्रभाव होते हैं, इसको हम यहाँ थोड़ा समझेंगे। ऐसे तो बहुत प्रभाव है, आपका जितना बॉडी में चेंजेस हो रहा है मोस्टली ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझे। क्योंकि आपका हर पल ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, शरीर का, सेल्स का, हर चीज का। देर आर सो मेनी केमिकल प्रोसेसेस गोइंग ऑन। आप सोचते भी हैं तो क्या होता है, आपके माइंड में कोई केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। एवरी फंक्शन, एक पल्स भी जो आपके बॉडी में हो रहा है वो भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है। आपको गुस्सा आ रहा है तो केमिकल रिएक्शन की वजह से आता है, आपको हंसी आ रही है तो केमिकल रिएक्शन की वजह से, आप सेंटिमेंटल हो रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन की वजह से, आपको भूख लग रही है केमिकल रिएक्शन, डाइजेशन तो पूरा केमिकल रिएक्शन, एवरीथिंग। आप देख भी रहे हैं किसी चीज़ को, वो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है आपके बॉडी में, तभी आप देख पा रहे हैं। यू सी, इवन इफ यू आर सीइंग समथिंग, there is a chemical reaction going on inside your eyes, in your retina. Okay, so now oxygen is everywhere, air is everywhere, so oxidation। तो ऑक्सीडेशन का हमारे आम जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है, कुछ कॉमन हम ऐसे इफेक्ट्स जो हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं उन चीज़ों को लिखेंगे। सबसे पहला है राइट 1.3.1 कोरोजन। 3.1 कोरोजन। ओके राइट। When a metal is attacked, हमला कर, attacked by substances
by substances around it such as moisture, acids, etc. It is said to corrode. CORRODE. And the process is corrosion. फुल स्टॉप। देखिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। जनरली मेटल्स पर ज़्यादा एक्टिव, इसलिए मेटल्स को ही हम कंसिडर करते हैं। ऐसे कोरोजन हर चीज़ का होता है, बट पहले चूँकि मेटल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते थे ज़्यादा, मेटल्स को हम लोग संभाल के रखने की कोशिश करते थे, मेटल्स हमारे लिए कीमती होते हैं, तो मेटल्स की बात करते हैं। तो मेटल्स जब अपने आसपास की चीज़ों के प्रभाव से उनका क्षय, उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, दे गेट डिस्ट्रॉयड, इट इज कॉल्ड कोरोजन। सिंपल, ठीक है। व्हेन मेटल्स दे गेट डिस्ट्रॉयड बाय सम सब्सटेंसेस, इट इज कॉल्ड कोरोजन। अब किस चीज से होता है? मॉइस्चर से हो सकता है, एसिड से हो सकता है, ठीक है, या और कुछ केमिकल्स से हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि मेटल का धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगता है, ठीक है, और मेटल धीरे धीरे हमारा कमज़ोर होके ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, सिंपल लिख ले सकते हैं ब्रैकेट में, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, DE होता है, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, UCTION। हाँ ठीक था, चलिए, DESTRUCTION, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स। ऐसे किसी भी चीज़ का कोरोजन होता है। मैंने बताया पहले मेटल्स ही हमारे लिए, जब आदमी ज़्यादा नहीं जानता था, ज़्यादा तो मेटल्स उसके लिए बड़े कीमती होते थे, क्योंकि चमकदार होते थे। मेटल्स में चमक होती थी, मेटल्स में खनक होती थी, ठीक है। तो एक समय, आज भी देखिए तांबे के बर्तन, लोग बड़े प्राउड फील, हाँ हाँ हमारा तांबा का बर्तन है, पीतल का बर्तन, क्यों? चमकदार होते हैं। सोना, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स शाइन। सोने का और कोई यूज़ है? सोने का कोई यूज़ है? बताइए, एनी यूज़? बस उसकी चमक के अलावा, सिर्फ चमक, ठीक है। तो गोल्ड हैज़ नो यूज़ एक्सेप्ट इट्स शाइन फॉर कॉमन मैन, ठीक है। अब स्पेशलाइज्ड, बहुत स्पेशलाइज्ड केस में जाइएगा तो मेडिसिनल यूजेस होते हैं और कई यूजेस होते हैं गोल्ड के, बट फॉर ए कॉमन मैन इट हैज़ प्रैक्टिकली नो यूज। बस बिकॉज ऑफ इट्स शाइन। देखिए पहले क्या होता था, जब प्रिमिटिव मैन था, उस समय जब इतना जानता नहीं था, मिट्टी से अपना काम करता था, लोहे से, जो ज़्यादा उस समय के अमीर लोग होते थे वो लोहे की चीज़ें इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और ऐसे में कहीं उन्हें सोना मिल गया, चमकती हुई चीज़, तो वो क्या है, राजा की संपत्ति, राजा हथियार लेता था उसको, राजा उससे अपने लिए कुछ पहनने का या कुछ बना लेता था। तो दैट वाज अ सिंबल ऑफ स्टेटस, कि भाई राजा जो है चमकदार चीज़ कुछ पहने हुए है। हाँ हाँ, नहीं आई वाज टेलिंग। तो वो उस समय क्या था, स्टेटस का सिंबल, कि राजा या राजा के जो परिवार होते थे, तो सोने की, अब भी और सोना मिला जहाँ, तो सोने के बर्तन वो इस्तेमाल करने लग गए, कि भाई सोने के प्लेट में खाएंगे, सोने के उसमें पानी पिएंगे। तो ये स्टेटस सिंबल हुआ करते थे।
और वही चीज़ फिर धीरे धीरे अब राजा, तो राजा के भाई सेनापति भी सोचा कि भाई हम भी राजा जी की तरह एक आध प्लेट सोने का बनवा लें, राजा का मंत्री। तो दिस मेंटालिटी हैज़ कैरिड अलॉन्ग टू कॉमन पीपल। हर कोई चाहता है हम सोने का पहने। इट इज़ जस्ट अ स्टेटस सिंबल, सिर्फ दिखावा, और उसका कोई यूज़ नहीं है, देर इज़ नो बेनिफिट। ठीक है, तो इट इज़, आई कंसिडर इट प्योरली वेस्ट ऑफ मनी, इसलिए हम रहते हुए भी कुछ नहीं, आई डोंट वेयर। नहीं, खरीद के अब खैर पर्पज़ है अलग अलग खरीदने का, बट what I am telling you about use, okay, तो it has practically no use। ठीक है, और तो कमज़ोर भी होता है। लोहा तो एटलीस्ट लोहा का तो बहुत यूज़ है, लोहा का आप मकान बनाने में इस्तेमाल, बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं जहाँ भी आपको मजबूती की ज़रूरत है। अब तो हर चीज़ आपके लोहे की बन रही थी एक समय, अब हम लोग प्लास्टिक पर स्विच ओवर कर गए हैं, लोहे की बन रही थी, हर चीज़ लोहे की होती थी। क्योंकि उसमें मजबूती होती थी। सोने का तो आप बना भी नहीं सकते ना, सोने का वैसा उतना है कि आप सोने का बनाइएगा। प्योर सोना का तो आप बनाइएगा तो अंगूठी भी टूट जाएगा, इसलिए उसमें मिलावट किया जाता है कॉपर वगैरह का, ताकि उसमें थोड़ा ताकत रहे। नहीं तो वो ऐसा अंगूठी रहेगा, किसी ने हल्का बच्चे ने भी दबा दिया तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। गोल्ड इज वेरी डक्टाइल, वेरी मैलिएबल। ठीक है, उसको आप हाथ से जैसा चाहे रूप दे सकते हैं, प्योर गोल्ड होगा। ठीक है, तो इसलिए उसमें हाँ 22 कैरेट गोल्ड कहते हैं, 24 कैरेट इज़ प्योर गोल्ड, 22 कैरेट में कॉपर मिक्स होता है ताकि उसमें थोड़ा सा मजबूती रहे, अपना शेप मेंटेन रखे। ओके, तो खैर, तो मैं जो बात बता रहा था कि मेटल्स जो हमारे लिए बड़े प्रीसियस होते थे, हम संभाल के रखते थे। एक समय आयरन का जब तो आयरन का जब पत्थर पहले इस्तेमाल करता था लोग, उसके बाद आयरन के बारे में जानकारी हुई तो बड़ा कि भाई आयरन एक बहुत शार्प इससे बन सकता है, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो आयरन एज कहा गया उसको, जब आयरन की आर्टिकल्स लोगों ने इस्तेमाल किए बहुत ज़्यादा, आयरन ही पॉपुलर हो गया था। दैट पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज कॉल्ड आयरन एज। देन नेक्स्ट कॉपर, कॉपर ऑल्सो के, तो कॉपर एज उसको हम कहते हैं, जब कॉपर की जानकारी हुई आदमी को। देन ब्रॉन्ज, पीतल, उससे ब्रॉन्ज बनाना सीखा आदमी ने, तो ब्रॉन्ज एज उसको कहते हैं। ओके, तो जब जिन मेटल्स का हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रहा तो उसको उस मेटल से ही डिफाइन किया गया हिस्ट्री को। आयरन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, स्टोन एज, सबसे पहला स्टोन एज, जब स्टोन का इस्तेमाल करता था हर काम के। तो दोज मेटल्स वर प्रीशियस टू अस, और उन मेटल्स को बचा के रखना चाहता था आदमी। बट यू नो, जो फर्स्ट मेटल था आयरन, तो आयरन में क्या है कि वो जंग लग जाता था, रस्टिंग, रस्ट होके कमज़ोर हो जाता था, ख़त्म भी हो जाता था धीरे धीरे, और टूट भी जाता था। ठीक है, लिखिए। व्हेन आयरन आर्टिकल्स, simply iron articles are shiny when new। कोई भी सामान, हाँ, कोई भी वस्तु, कोई चीज़। when new, comma, but get coated with reddish brown powder, reddish brown powder when left for some time। full stop। This is commonly known as
This is commonly known as rusting of iron. Rusting of iron. Full stop. Some other metals too TOO to get tarnished, TARNISHED, tarnished means खराब हो जाना, उस पर दाग लग जाना या खराब दिखना एक्चुअली होता है। हाँ, जैसे किसी चीज़ पर दाग लग जाए, किसी चीज़ का रंग बदल जाए, है ना, उसको हम कहते हैं टार्निश्ड। हाँ, लिखिए टार्निश्ड इन दिस मैनर। अब देखिए, जैसे आप चांदी का खरीदिए, चांदी का पायल ये सब लोग खरीदते हैं महिलाएं, और फिर देखिए उसका पूरा काला पड़ जाता है। हाँ, आई एम टेलिंग कि चांदी की चीज़ें जो आप पहनते हैं बहुत, तो काला पड़ जाता है, फिर उसकी सफाई करनी पड़ती, सफाई करने से फिर से चमक आ जाता है नया जैसा। तो वो जो काला पड़ जाता है चांदी है, ठीक है, बहुत सा जो मिलावटी ज़्यादा सोना नकली देता है उसमें भी चमक चली जाती है उसकी, ठीक है, जो सोना है, बाकी आर्टिफिशियल का तो छोड़ ही दीजिए, वो तो पूरा चला जाता है कलर कुछ समय के बाद। हाँ, टार्निश्ड इन द सेम वे। अब जैसे आप कॉपर का है, तांबा का ले लीजिए, हमारा एक बॉटल है बड़ा सुंदर, उस पूरा ग्रीन अंदर कोटिंग जम गया है, आप तांबा का चीज़ छोड़ के दीजिए, पूरा उस पर ग्रीन लेयर हो जाएगा, कोई भी चीज़। लिखिए फुल स्टॉप। सिमिलरली copper articles grow a green coating on the surface. Full stop. Silver ornaments या silver articles and ornaments develop black coating full stop. All these are examples of corrosion. अब देखिए, ये जितना आपको मैंने अभी कुछ एग्जाम्पल दिए, जनरली सभी मेटल्स पर होता है, बट कॉमनली हम आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, इनको कंसिडर करते हैं। तो इन पर क्या होता है, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, आयरन रखा हुआ है, सिल्वर का कुछ रखा हुआ है, कॉपर का रखा हुआ है, उसमें क्या हो रहा है, मॉइस्चर है उसके आसपास हवा है, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बना लेता है, सिंपल। कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, सिल्वर है तो सिल्वर ऑक्साइड या सिल्वर क्लोराइड या और कुछ बना लेता है, जनरली सिल्वर ऑक्साइड। उसी तरह आयरन है तो वो रस्ट, वो भी आयरन ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड से अपने बना लेते हैं, यानी कि क्या हो जाता है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। अभी आपने ऑक्सीडेशन जो पढ़ा वही होता है, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अभी आप क्या टॉपिक है ना पढ़ रहे, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ।
फर्स्ट कोरोजन है, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन होके ऑक्साइड बना लेता है, अपना अपना ऑक्साइड बना लेता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो हमारा ओरिजिनल मेटल है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि अब तो ऑक्साइड में बदल गया। ठीक है, अब देखिए आयरन में क्या होता है कि आपका कोई आयरन का कोई सामान है, कोई चीज़ है, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले टॉप लेयर जो एक्सपोज्ड है, जो बाहर है, उस पर ऑक्सीजन का रिएक्ट करके एक लेयर बना देगा ब्राउनिश कोटिंग टाइप का। देखिए जंग जिसको आप कहते हैं कि जंग लग गया, तो उसका जहाँ जहाँ एयर से एक्सपोज्ड होगा उसके ऊपर एक पाउडरी कोटिंग टाइप का बन जाता है, जिसको कि हम रस्ट कहते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है, Fe3O4 होता है। ठीक है, Fe3O4 विच इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ FeO प्लस Fe2O3। ठीक है, तो ये जो है इसी को हम कहते हैं रस्ट। ठीक है, इसका नाम होता है, देखिए इसका नाम होता है फेरस ऑक्साइड और इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, और इसीलिए इसको जो है कहते हैं फेरसो फेरिक ऑक्साइड, जो इसका प्रॉपर केमिकल नेम है रस्ट का। ऑक्साइड का मतलब ये हुआ कि एयर के कांटेक्ट में आ गया। ऑक्साइड का मतलब ये हुआ कि एयर के कांटेक्ट में आ गया। अगर एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो नहीं बनेगा, नहीं होगा, नहीं और होगा, वो रस्टिंग में नहीं कन्वर्ट होगा। एयर नहीं होगा तो नहीं होगा रस्टिंग। रस्ट नहीं होगा। हाँ, हालांकि रस्टिंग के लिए मॉइस्चर की भी ज़रूरत पड़ती है। वाटर वेपर भी अगर नहीं रहेगा, ड्राई रहेगा, तो भी रस्टिंग नहीं होता है। एयर के कांटेक्ट में आ गया लेकिन मॉइस्चर नहीं है, मतलब हाँ वेपर नहीं है, हाँ, तो भी नहीं होता है। लेकिन जनरली है कि वेपर रहता ही है एटमॉस्फेयर में। नहीं, छोड़ दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है इतना। हाँ, लिख लीजिए आगे। वेपर कोई जानता नहीं होगा, 50% अच्छा, लिख लीजिए, लिख लीजिए। वेपर के बारे में। वाटर वेपर्स, देखिए आयरन लिखिए, लिखिए आयरन रस्ट्स, आयरन रस्ट्स in presence of air and water vapor या moisture। ठीक है, तो अगर दोनों में से कोई भी एक नहीं रहे, देखिए क्या कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि भाई लोहे की चीज़ में पानी मत लगाओ, ठीक है, पानी मत लगाइए। हाँ, तो अगर वो ड्राई रहता है तो उसका रिएक्शन ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब पानी लगाइएगा तो तुरंत जंग पकड़ेगा। देखिए पानी में अगर लोहे का कोई चीज़ लगा हुआ रहता है तुरंत जंग पकड़ लेगा। हाँ हाँ, तो जो आप कह रहे हैं कि सड़ना, वो एक्चुअली क्या है, वही कोरोजन है कि सड़ के ख़त्म हो जा रहा है, बेकार हो जा रहा है।
खोखला हो जाएगा, टूट जाएगा धीरे धीरे गल के, गल जाएगा। यही है कोरोजन। तो जैसे लोहे का आप कह रहे हैं कि सर लोहा सड़ जाता है, पानी अगर लग रहा है तो पहला उसको बचाने का है कि पानी मत लगाइए। और ज़्यादा बचाना चाहते हैं तो देखिए जैसे आप पेंट कर दिए, जैसे ग्रिल देखिए, जो ग्रिल आप देख रहे हैं पेंट किया हुआ है, तो पेंट कर दिया जाता है। लोहे का गेट वगैरह देखिए सब क्या है, पेंट कर दिया जाता है। क्यों? पेंट कर देने से उसका एयर से कांटेक्ट खत्म हो जाता है और मॉइस्चर से भी खत्म। उस पर कोटिंग चढ़ गया पेंट का, वो न तो एयर को आने देता है न मॉइस्चर को अंदर जाने देता है। तो इसकी वजह से आपका ज़्यादा समय तक आयरन बचा रहता है। समझ गए? लिखिए। सन का लाइट भी ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए उसको। हाँ, गर्म होगा तो रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें भी होता है। सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए, इससे हाँ कार्बन वाला सब अंदर में रख सकते हाँ, हैं। लिखिए। सनलाइट डेफिनेटली मॉइस्चर होगा एटमॉस्फेयर में। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रिएक्शन का स्पीड आगे पढ़ेंगे तेज होता है, कम टेम्परेचर रहेगा तो रिएक्शन स्लो होता है। हाँ लिखिए आगे। कोरोजन, कोरोजन causes damage corrosion causes damage to car bodies, comma bridges, पेंट कर दिया जाता है। BRIDGES। ब्रिजेस को फिर स्पेशल ट्रीटमेंट होता है क्योंकि वो तो लगातार पानी का बहुत ज़्यादा उस पर अगर पानी में है तो उस पर कोटिंग किया जाता है जिससे कि वो रिएक्ट नहीं करता है लंबे समय तक पानी से। आगे आएगा, लिखिए। ब्रिजेस कॉमा, ऐसे तो सबसे सस्ता उपाय तो है कि पेंट कर दीजिए, ठीक है। और जितना मजबूत पेंट होगा, जितना गाढ़ा पेंट होगा, जितना थिक पेंट होगा उतना बचाएगा। हालांकि पेंट भी धीरे धीरे गल के हटते जाता है। फिर से पेंट हाँ फिर से पेंट के। ब्रिजेस कॉमा आयरन रेलिंग्स, आयरन रेलिंग्स RAILINGS, रेलिंग्स कॉमा शिप्स and to all objects made of metals, made of metals, comma especially those of iron, especially those of iron, full stop. Corrosion of iron is a serious problem, is a serious problem. Full stop. Every year YEAR, एवरी अलग से फिर लिखिए, ईयर हर साल, ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी, enormous, ENORMOUS, enormous amount of money is spent to replace damaged iron. To replace damaged iron. डैमेज GPD
हम्म। तो दिस वाज रिगार्डिंग कोरोजन। कोरोजन क्या है? इट इज़ एन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो जाता है मेटल्स का, जिसकी वजह से उनका धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, नुकसान होने लगता है, ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट 1.3.2 रैंसिडिटी। RANCIDITY। रैंसिड का मतलब होता है, रैंसिड, ठीक है, कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो उससे, जैसे खासकर खाने पीने की चीज़ें जो है, तो उससे एक अजीब सी गंध आने लगती है। ज़्यादा पुराना हो जाने पर कोई चीज़ उसके एक गंध सी आने लगती है। जैसे आप तेल है, तेल को बहुत समय तक छोड़ दीजिए तो उससे एक अजीब सी गंध आने लगी, या तेल में छना हुआ कोई चीज़ है उसको आप रख दीजिए काफ़ी समय के लिए और खुले में रख दीजिए, ठीक से पैक नहीं किया हुआ है, तो उससे एक अलग सी गंध आने लगती है। या खाना है, खाना को तो आप खुला गर्मी में छोड़िएगा तो सुबह का शाम जो है खट्टा महक आने लगेगा। तो इन सब जो गंध बदल जाता है इसको हम कहते हैं रैंसिड, रैंसिड हो जाना इंग्लिश में, ठीक है। लिखिए, फूड मटेरियल्स, food materials containing fat slash oil start, सीधा लिखिए, start smelling bad smelling slash tasting slash tasting। जैसे ये अखरोट में बहुत होता है, अखरोट आप जो है कभी कभी खरीद के खाते हैं या रखा हुआ, उसमें अजीब सा स्मेल आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ जो है कभी कभी अखरोट से आपका स्मेल आने लगता है या कड़वापन उसका स्वाद में आ जाता है। लोग सोचते हैं कि ये कैसा घटिया दे दिया। एक्चुअली क्या होता है कि ठीक से उसको नहीं रखने के कारण पुराना हो जाता है और उससे स्मेल एक अलग सा या टेस्ट उसका अलग कड़वापन सा टेस्ट आ जाता है, ठीक है। हाँ, क्या लिखे? टेस्टिंग बैड when left for a long time, when left for a long time। This is due to oxidation full stop। When fats and oils are oxidized, are oxidized। अब जैसे तेल है, फैट है, इसको आप खुले में छोड़ देंगे तो ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका, समझे? तो वो कुछ दूसरा कंपाउंड बना देता है जिसका गंध अलग होता है, स्वाद अलग होता है, इसलिए स्वाद बदल जाता है, गंध बदल जाता है, ठीक है। गेट ऑक्सीडाइज्ड, क्या लिखे? आर ऑक्सीडाइज्ड कॉमा दे बिकम रैंसिड, they become rancid। हाँ, and their smell and taste change।
स्मेल एंड टेस्ट चेंज। टेस्ट, TASTE, फिर आप देखिए हर जगह टेस्ट ही लिख दे रहे हो। वर्ड्स को ध्यान दीजिए, मैं टेस्ट बोलता हूँ, टेस्ट नहीं बोलता हूँ, दोनों में फर्क है। टेस्ट और टेस्ट, एक का मतलब है स्वाद और दूसरे का मतलब है एग्जाम। टेस्ट, हालांकि बिहार में लोग इसी को टेस्ट कह देते हैं, ठीक है, हम भी पहले बोलते थे, बच्चे थे, ठीक है। तो टेस्ट, 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 हाँ, टेस्ट चेंज। एक्चुअली माई टीचर टोल्ड में, एक्चुअली एक टीचर थे और एक बच्चा हमारी पेन ले लिया था। बिहार में कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, तो मैं गया उनके, उन्होंने बुलाया कि क्या बात है, क्यों खड़े हैं भाई आप अपनी जगह से। तो मैंने कहा सर उसने मेरा पेन ले लिया है। तो उन्होंने बोला कि हाउ कैन समवन टेक योर पेन, हम समझे नहीं। हम बोले सर उसने ही हैज़ टेकन माई पेन, ऐसे बोले। शुरू गए थे बिहार से, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पेन कोई कैसे ले सकता है, नहीं ले सकता है, ठीक है। एक्चुअली ही वाज सेइंग, मैं जो बोल रहा था जो प्रोनाउंस, तो दैट वाज दिस पेन एंड दिस इज पेन, ठीक है। तो फिर उन्होंने, उस दिन मैं समझा कि अच्छा हम लोग बोल रहे थे गलत, एक्चुअली पेन एंड पेन। बिहार में यही स्थिति है। हाँ, क्या कर सकते हैं, चलिए जो है उसी में। टेस्ट ही बोलता है। हाँ, तो टेस्ट, हाँ, आइए। टेस्ट। एंड टेस्ट चेंज, फुल स्टॉप। यूजुअली, इसको लिखने दीजिए। हाँ, कैसे लिखेंगे? लिखने में आप नहीं फर्क कर पाइएगा उसका। इसको खाली ये लिख सकते हैं कि लंबा है, लंबा एक खींचता है वो शॉर्ट होता है। ऐसे हिंदी में भी लिखने का तरीका है, उसको अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाता है। अगर लंबा खींचते हैं, ये लंबा खींचने के लिए होता है, और ये जो लिखेंगे वो सिंपल ऐसे लिखेंगे, टेस्ट। ओके, फुल स्टॉप। टेस्ट, टेस्ट, ठीक है। कास्ट, अब जैसे कास्ट है तो कास्ट में भी बड़ा, यहाँ का तो बिहार का कोई आदमी फर्क कर ही नहीं पाएगा इसको बोल के, ये दोनों वर्ड में। दोनों एक ही बोलता है। हाँ, लेकिन ये कास्ट होता है, ये कास्ट होता है, ठीक है। ये लंबा खींचते हैं इसी तरह, कास्ट, ये कास्ट, शॉर्ट प्रोनाउंस होता है। चलिए, लिखिए लिखिए, आगे बढ़िए। चेंज, फुल स्टॉप। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, हम लोग बूढ़े क्यों होते हैं जानते हैं? ऑक्सीडेशन की वजह से सुंदरता चली जाती है महिलाओं की, चेहरे पर झुर्रियाँ, स्किन पर झुर्रियाँ पड़ जाना, स्किन ढीला हो जाना, धीरे धीरे बुढ़ापे में स्किन लटक जाना, ये सारा जो है ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। सब कुछ ऑक्सीडेशन हो रहा है एवरी सेकेंड, और उसको रोकने के लिए हम लोग जिस केमिकल्स का यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जो ऑक्सीडेशन को रोकता है। और इसीलिए हम ऐसी चीज़ों को खाने, जो देखिए आप कहते हैं कि जवान ज़्यादा उम्र तक, पता नहीं, जवानी रहती है, मतलब बुढ़ापा नहीं आता है महिलाओं को, या स्किन सुंदर रहती है, या हमारा शरीर जवान लगते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसी चीज़ें खाने के लिए कहा जाता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। खास करके जैसे ये सब फ्रूट्स होते हैं, कुछ खीरा, ये सब अभी जो आते हैं बहुत सारे, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो उनको कहा, या क्रीम, ऐसे बहुत महंगे महंगे क्रीम्स आते हैं चेहरे पर लगाने के लिए,
और यहाँ भी इन सब में भी ऐड किया जाता है। लिखिए, क्या लिखे, यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, which prevent oxidation bracket antioxidants 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 अंडरलाइन कर लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। हाँ, आर added to food materials, are added to foods containing fat and oil, containing fat and oil। तो इसलिए क्या किया जाता है, आप देखेंगे जितने भी ऑयली चीज़ें आप खरीदते हैं बाज़ार से, या फैट से बन जुड़ी मक्खन है, बहुत सारी चीज़ें, या उस तरह का फ्राइड जो भी आइटम्स होता है, उसमें आप पढ़िएगा पीछे कॉम्पोजिशन में उसका, तो लिखा रहेगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स। जो भी आप बिस्किट है, कुछ भी आप खरीदते हैं खाने की चीज़ जो बाज़ार से पैक्ड, उसमें आप देखेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलाया रहता है, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, उसका स्वाद ना बदल जाए, उसका महक ना उसका बदल जाए। तो इसलिए उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी मिलाई जाती हैं। आप पढ़िएगा ध्यान से कोई भी चीज़ का खाने का उस पर, तो एंटीऑक्सीडेंट्स लिखा रहेगा। हाँ, लिख लिए, क्या लिखे? ऑयल, फुल स्टॉप। तो इन सब चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाया जाता है, उनके स्वाद को बरकरार रखने के लिए, उनके गंध को बरकरार रखने के लिए। और इसको अभी हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, लिखिए, फुल स्टॉप। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, in airtight containers helps to slow down oxidation। आ गया मैंने, helps to slow down oxidation। ये लोग आके घर बना ले रहे हैं। फुल स्टॉप। चिप्स मैन्युफैक्चरर्स, चिप्स, CHIPS, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स usually flush, FLUSH, flush bags of chips, bags, BAGS, यानी पैकेट की बात की जा रही, चिप्स का जो पैकेट होता है, बैग्स ऑफ चिप्स विथ गैस such as nitrogen to prevent chips from getting oxidized।
फ्रॉम गेटिंग GETT गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। फुल स्टॉप। ठीक है, तो आप जो है देखते हैं चिप्स का पैकेट आना शुरू हुआ कुछ सालों में, जो कि उसमें एयर भरा होता था पूरा, है जब आप उसको खोलते हैं तो आवाज़ के साथ फटता है। तो एक्चुअली उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। अब आप सोचते होंगे कभी लोग कि भाई गैस क्यों भरी रहती है उसमें, हवा क्यों भरी रहती है, हवा क्यों भरी रहती है? तो एक्चुअली वो हवा नहीं होती, हवा तो रहेगा तो और उल्टा काम हो जाएगा, वो जल्दी खराब हो जाएगा। हवा से बचाने के लिए उसको, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और जल्दी उसका स्वाद खराब ना हो लंबे समय तक, क्योंकि चिप्स इतना जल्दी तो बिक नहीं जाता है, आते बहुत लंबे समय तक लोग रखे रहते हैं उसको दुकानों में। नहीं, महीना नहीं, बहुत महीनों तक भी रखे रहते हैं, तो वो जल्दी उनका स्वाद ना खराब हो और जल्दी उनका गंध ना उसमें बदल जाए, इसके लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर। दूसरा और भी फायदा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है, टूटता नहीं। गैस भरा रहेगा तो दबेगा नहीं, दबेगा नहीं तो टूटेगा नहीं। और पहले क्या होता था, जब गैस नहीं रहता था, सिंपल पैकेट में आता था, तो दब के एक दूसरे पर टूट जाते थे, क्रश हो जाते थे। हाँ, तो इस वजह से गैस जब भरने लगा, और सबसे पहले इसकी शुरुआत अंकल चिप्स ने की थी। अंकल चिप्स आता था पहले, आजकल तो लगता है आता है कि नहीं। हाँ, हम लोग फर्स्ट चिप्स कंपनी अंकल ही चिप्स होता था इंडिया में। नहीं आता है, अभी भी आता है लेकिन महंगा है और अब कम हो गया, बाकी कंपनीज ने टेक ओवर कर लिया ज़्यादा मार्केट। तो हाँ, छोटे में आता था तब वही, और अंकल चिप्स के ही पैकेट जो है वो आने शुरू हुए थे कि फूले फूले, बाकी के तो ऐसे ही आते थे, क्रम्पल्ड पहले आते थे, जब उसके बाद लेज वगैरह शुरू किया था यहाँ कंपनी में। तो अब तो सब कंपनी जितने हैं प्रोडक्ट्स आप देख लीजिए, तो उन सब में थोड़ा बहुत गैस भरा रहता है। ठीक है, तो उस किस लिए भरा रहता है, ताकि उनका ऑक्सीडेशन ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो। और जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें फैट होता है ऑयल, तो उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिला दिया जाता है ताकि वो जल्दी उनका स्वाद ना खराब हो और गंध खराब हो। ओके, सो दिस वाज अबाउट दिस चैप्टर, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, chemical reactions and equations. Okay. So कितने यूनिट हो रहा है? 3, 4, 5। अभी आपका जो है 4 यूनिट्स और है, 4 यूनिट्स यानी कि 8 दिन। 4 में मान लीजिए कि 3 ही होगा, 8 में बहुत ही कम होगा, लेकिन है एक ही दिन में मिलेगा। चलिए। सो नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड चैप्टर, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये क्वेश्चन सब है, इसे नसीब बेसिस पे है। ओके,
ओके, एक्टिव हो जाइए। नेक्स्ट इज चैप्टर 2, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर 2, फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कीजिए। चैप्टर 2, वहाँ कुछ पिछले चैप्टर का लिखने के लिए जगह छोड़ दीजिए, कभी कुछ आता है नोट्स। चैप्टर 2, एसिड्स, कॉमा बेसेस एंड सॉल्ट्स। ओके, नाउ एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं। एक बार हमने इसके बारे में स्टडी किया है, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। सो वी नो दैट जो कोई भी चीज़ हम अगर उसको टेस्ट करते हैं, कोई चीज़ खट्टी अगर स्वाद होती है, कोई चीज़ कड़वी स्वाद होती है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ एसिड और बेस। सार टेस्ट होता है किसका? एसिड का। और बिटर टेस्ट होता है बेस का। ओके, सार टेस्ट इज ड्यू टू एसिड एंड बिटर टेस्ट इज ड्यू टू बेस। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी चीज़ खट्टी अगर लेते हैं, जैसे दही ले लीजिए, तो उसमें एसिड होता है, इसकी वजह से खट्टा लगता है। कोई भी चीज़ खट्टा है, आंवले का रस है, कोई भी आप इतनी तरह की खट्टी चीज़ें, नींबू का रस है, इमली है, और बहुत सारे फल हैं, तो उन सब का जो खट्टा स्वाद होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ एसिड। और बिटर जो टेस्ट होता है, जैसे कि साबुन, कभी साबुन का स्वाद गया है मुंह में? हाँ, नहाने के समय जाता है, तो वो जो टेस्ट कड़वापन लगता है, कड़वा टाइप का लगता है, दैट इज टेस्ट ऑफ बेस, दैट इज बिकॉज ऑफ बेस। तो बेसिक चीज़ों की वजह से हमें एक कड़वापन सा लगता है। नाउ आप इतना बेसिक आपने पढ़ा है, कुछ कुछ रिकॉल नोट्स तो नहीं लाए होंगे। सो यू नो दैट सार, खट्टापन जो है, सार थिंग्स आर एसिडिक इन नेचर एंड बिटर टेस्ट थिंग्स आर बेसिक इन नेचर। नाउ यू ऑल्सो नो अबाउट लिटमस पेपर। You know that if there is acid, it changes the litmus paper to which color? Red. तो रेड अगर लिटमस पेपर को कर देता है तो वो एसिड होता है, अगर ब्लू कर देता है तो बेस होता है। दीज बेसिक थिंग्स वी हैव स्टडीड, रिवाइज कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो यू हैव स्टडीड दैट लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। आपने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ा है, रिवाइज करा दें। ओके, लिख लीजिए। लिख लेंगे। वी नो दैट sour and bitter taste of food फिर टेस्ट लिख दिया, टेस्ट ऑफ फूड
is due to acids and bases respectively. RESPECTIVLY respectively, full stop. Acids are आप नोट्स तो नहीं होगा पहले वाला। एसिड बेस आपको क्या कराया है एक बार देखना चाह रहे थे। सर पहले वाला नोट्स मतलब जो केमिस्ट्री पहले आपको करा चुके हैं, यहाँ पे जिसको देख लेना चाह रहे थे कि क्या उसमें आपको कराया है क्या नहीं कराया है। अच्छा चलिए लिख लीजिए। हाँ, एसिड्स आर सार इन टेस्ट, SOUR, सार इन टेस्ट एंड चेंज द कलर, टेस्ट फिर क्या लिखे इस बार, ठीक लिखे, हाँ ठीक है, टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू TMUS LIT, कट कीजिए, क्या लिखे है आप, स्पेलिंग गलत लिख दिए, इसको कट कीजिए, फ्रेश लिखिए, मैं लिखवा रहा हूँ। हाँ, LIT लिटमस MUS। लिटमस का हिंदी कोई नहीं, लिटमस ही उसको कहते हैं हिंदी में। लिटमस ब्लू लिटमस टू रेड comma whereas bases are bitter and change the color of red litmus to blue, red litmus to blue, full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, लिटमस is a natural indicator litmus is a natural indicator, full stop. देखिए, लिटमस सॉल्यूशन is a purple dye PURPLE
पर्पल डाई DYE डाई कलर, पर्पल डाई कॉमा which is extracted from lichen LICHEN, comma a plant belonging to the division कोट्स में लिखेंगे थैलोफाइटा, THALLOPHYTA, कोट्स बंद करिए, अंडरलाइन कर दीजिए। ये बायोलॉजिकल कैटेगरी है जिसमें लाइकन होता है, थैलोफाइटा कहते हैं, थैलोफाइटा, ठीक है। एंड is commonly used as an indicator full stop when the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple, कॉमा देखें, its color is purple, color is purple, फुल स्टॉप। सुनिए, आज इसको यहीं छोड़ दे रहे हैं। एक्चुअली आप जाके पहले हमको उसका दिखाइएगा, फ़ोटो खींच के भेजिएगा नोट्स का कि आपको एक सप्ताह के बाद ही होता है। हैं। एक सप्ताह पे होगा क्लास, आज कौन सा दिन है? आज फ्राइडे। अच्छा, कल तो आप जा ही रहे हैं ना। ओ एक सप्ताह पर होगा। हाँ, ठीक है चलिए, क्योंकि नया टॉपिक है और उसको आप रिवाइज करके आइएगा, और फिर भी आप जाइएगा तो हमें फ़ोटो भेज दीजिएगा। आज आप जाइएगा आज तो अपना जो पुराना आपका नोटबुक है